नाम स्वाति दीक्षित है। मैं चंडीगढ़ विभाग कार्यवाहिका राष्ट्र सेविका समिति। नमस्कार, मेरा नाम मनीषा महाजन। मेरे पास पंजाब प्रांत राष्ट्र सेविका समिति की सह कार्यवाहिका की जिम्मेदारी है। नमस्कार, मेरा नाम तमन्ना है। मेरे पास राष्ट्र सेविका समिति में पंजाब प्रांत प्रचार प्रमुख के नाते जिम्मेदारी है। सेविका समिति के चंडीगढ़ विभाग का जो आज का कार्यक्रम है, क्या कार्यक्रम है और उसका उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा बताइए। ये हमारा कार्यक्रम हमारी स्थापना दिवस जो कि विजयदशमी के दिन हुई थी, उस उपलक्ष्य में हम कर रहे हैं, क्योंकि अगले साल हमारा 90वां वर्ष है। एक तरह से ये हमारा उसके लिए भी अभ्यास है कि हम लोगों तक, जन जन तक, सब घरों में महिलाओं तक कैसे पहुँचें। ये हमारे सुंदर कार्यक्रम है जो हमें रास्ता देते हैं कि हम घर घर तक पहुँचें और अपने स्थापना दिवस को हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं, तो हम ये मना रहे हैं। तो ये आप घर घर पहुँचेंगे तो क्या मैसेज देना है आपको क्या संदेश देना है, हर घर में क्या संदेश पहुँचाना है आपको, संघ की ओर से क्या मैसेज, क्या संदेश? समिति की ओर से हमारा यही मैसेज है मेन तो, कि जो महिलाएं हैं, महिलाओं की सुप्त शक्ति है, वो भी राष्ट्र निर्माण में कैसे योगदान दे सकती है, वो हमारे शाखाओं में, हमारे कार्यक्रमों में आके बहनों को पता चलता है कि बहनें ये ना समझें कि मैं तो सिर्फ घर का काम करती हूँ या बाहर जाके थक जाती हूँ। उनकी जो बाहर और एनर्जीज हैं, दूसरी और भी ऊर्जाएं हैं, वो हम यहाँ पर क्रियान्वित करते हैं, हमारे संगठन में आने से क्रियान्वित होती हैं और वो अपने समय को राष्ट्र के लिए भी योगदान दे सकते हैं। तो संगठन के मंच पर उनका क्या दायित्व रहेगा? वो जब वो इतनी सक्रिय हो जाएंगी तो मंच पर आकर वो क्या दायित्व ग्रहण करेगी? आपकी तरफ से क्या दायित्व उनको दिया जाएगा? जी, हम सब स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानते हैं बहुत अच्छे से। उन्होंने ऐसा कहा था कि ये जो राष्ट्र है ये गरुड़ पक्षी है और किसी भी पक्षी के दो पंख होते हैं और एक पंख जो है हम ये मान के चलते हैं इस राष्ट्र रूपी गरुड़ पक्षी का महिला है और एक पंख जो है वो पुरुष है। सामान्य तौर पर हम सबको पता है किसी भी पक्षी का अगर एक ही पंख काम करेगा, उड़ान तो वो भरेगा पर बहुत लंबी उड़ान नहीं भर पाएगा। आज जो समय है, आज जिस राष्ट्र को बनाने की बात करते हैं, आज हम जिस परम वैभव की प्राप्ति की बात करते हैं, उसके लिए महिला और पुरुष दोनों का परस्पर कार्य करना जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए महिलाएं जो है वो एक पंख बन करके और पुरुष जो है दूसरा पंख बन करके पैरेलली समाज के लिए जब कार्य करेंगी तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जिस परम वैभव की प्राप्ति की बात करते हैं, जिस विश्व गुरु बनने की बात करते हैं, वो बहुत दूर नहीं है, उसको बहुत जल्दी से हम प्राप्त कर पाएंगे। नहीं, देखिए, नारी शक्ति तो पहले से ही जो समाज के निर्माण में उसकी भागीदारी वो स्वयं सिद्ध रही है, उसके लिए अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि परिवार में वो जिस तरह से दायित्व संभालती है और गृहिणी कहलाती है, क्योंकि पूरा गृह कार्य उसी के जिम्मे होता है। उसमें तमाम तरह की जो गतिविधियां होती हैं परिवार के, समाज के विकास की, वो सारी शामिल होती है। अब इस दौर में 90वें वर्ष में एक लंबा अनुभव आपके साथ है राष्ट्र में कि किस तरह से राष्ट्र का निर्माण हुआ, कैसे स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के बाद किस तरह से विकास हुआ। तो आप क्या कोई और विशेष उनको दायित्व, कोई कार्य सौंपना चाहेंगी महिलाओं को परिवार के मुखिया के तौर पर, क्योंकि सरकारें भी राजनीतिक तौर पर महिलाओं को बहुत बढ़ावा दे रही है। वो ये माना जा रहा है कि राष्ट्र का विकास, मोदी सरकार लगातार ये कहती है कि महिलाएं जब सक्रिय होंगी तो तब राष्ट्र की पूरी ऊर्जा काम करेगी और तभी राष्ट्र विकसित बनेगा। तो इस दौर में सरकार का भी जो एक तरह से नारा है और राष्ट्र सेविका समिति का भी अपना उद्देश्य है, उन दोनों को मिलाते हुए आप महिलाओं को क्या जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से सौंपेंगे? जी, हमने क्या तय किया है ना, पंच परिवर्तन एक ऐसा विषय तय किया है जिसमें 5 परिवर्तन। हम आज समाज में किसी से बात करते हैं तो वो सिस्टम को चेंज करने की बात करते हैं और हमें पता है ऐसे 5 परिवर्तन संगठन ने तय किए हैं जिनसे हमारा जो है समाज में परिवर्तन आएगा और जब समाज परिवर्तित होता है तो ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम भी परिवर्तित हो जाता है। वो 5 परिवर्तन, सबसे पहले जो आएगा परिवार प्रबोधन, जिसमें हम परिवार की बात करेंगे, कैसा परिवार, हिंदू परिवार होना चाहिए, भारतीय परिवार कैसा होना चाहिए। उसके बाद सामाजिक समरसता, जो समाज को हमने आजकल काट दिया है, आपस में बांट दिया है, वो ना होकर के हम समरस होकर के कार्य करें, ऐसा सामाजिक समरसता का भाव हमारे अंदर आना चाहिए। तीसरा जो परिवर्तन है वो है पर्यावरण संरक्षण। उसके लिए 3 बिंदु हमारे पास है, पेड़ लगाओ, जल बचाओ और प्लास्टिक हटाओ। जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसको बैन करना है, उसको यूज नहीं करना। और उसके बाद जो हमारा तीसरा परिवर्तन आता है, चौथा परिवर्तन आता है, वो आता है स्वदेशी जीवन शैली। हम हमेशा कपड़े स्वदेशी पहनना, इसको स्वदेशी जीवन शैली समझते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने स्व के भाव को भूल गए हैं। तो हर चरित्र में हमारे स्व का भाव नजर आए,
हम अपने घर में हैं, परिवार में हैं, समाज में हैं, हमारा स्वतः जो है वो हमारे अंदर झलकना चाहिए। और जो आखिरी जो परिवर्तन है वो है नागरिक कर्तव्य। हम सबको पता है कि कुछ हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, उसके साथ साथ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या हैं उन सब का ज्ञान भी हमें होना चाहिए। ऐसे 5 परिवर्तन जो हैं हम समाज तक, हर व्यक्ति तक लेकर जाएंगे, और जब ये परिवर्तन हर व्यक्ति में आएंगे तो हमारा जो है समाज परिवर्तित होगा, और समाज परिवर्तन होने से ऑटोमेटिकली हमारा सिस्टम परिवर्तित हो जाएगा। जिस सिस्टम को परिवर्तन करने की या सही करने की हम जो बात करते हैं वो जो है इस विषय को लेने से पूर्ण रूप से हो जाएगा। क्योंकि महिलाएं जो हैं वही समाज की कहते हैं धुरी है। जो बालक भी सीखते हैं, बच्चे सीखते हैं, माँ से जल्दी सीखते हैं महिलाएं, लेकिन घर के काम में इतना उलझ कर या सुलझ करके ये थक जाती हैं कि हम इसके अलावा कुछ नहीं कर सकती, अपनी असली क्षमताओं को भूल जाती हैं, बल्कि कई जो ज़रूरी ड्यूटीज़ हैं उनको भी भूल जाती हैं। हमारे यहाँ आने से महिला को एक ऐसा मंच मिलता है, अपने आप को भी जो सेल्फ सेटिस्फेक्शन जिसे कहते हैं कंटेंटमेंट, कि मैं भी समाज का घटक होने के नाते कुछ कर सकती हूँ, घर के साथ साथ समाज के लिए भी कुछ कर सकती हूँ, वो हमारे यहाँ आकर महिला को। और हमारे साथ सबसे खूबसूरती ये है, हर वर्ग से महिलाएं हैं, वर्किंग भी हैं, नॉन वर्किंग भी, लेकिन गृहिणियाँ ज़्यादा हैं और लंबे समय तक जो कार्य करती हैं वो ज़्यादा गृहिणियाँ ही हैं। गृहिणियों को अपनी ताकत का जो अनुभव होता है कि समाज को बदलने की क्या ताकत है उनमें, जो वंदनीय मौसी जी जिन्होंने हमारे संगठन की स्थापना की, वो भी एक गृहिणी थी और बाल विधवा थी, और घर में 9 से 10 बच्चे थे, उनकी जेठानी भी विधवा थी। उन्होंने उस समय में, जबकि महिलाओं को कितनी स्वतंत्रता थी, चाहे मुगलों के कारण कहिए, चाहे अंग्रेजों के कारण कहिए, हम समझ सकते हैं सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण, लेकिन तब उन्होंने सोचा कि अगर समाज की 50% जनसंख्या यानी कि महिलाएं अगर वो समाज में निकलकर काम नहीं करेंगी तो काम को वो गति नहीं मिलेगी जो हम चाहते हैं। क्योंकि हमारे देश को विकास पर ले जाने के लिए धीमी गति में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हम बहुत गुलामी के कारण हम बहुत पीछे जा चुके हैं। तो पूरे समाज को सक्रिय करने के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। तो आपने ये 90 गाँव के चयन करने का फैसला किया है, हाँ जी। तो किस आधार पर करेंगे और कितने साइज के, कितनी आबादी के गाँव होंगे, तो ये इस बारे में कुछ पैमाना मापदंड तय किया? जी, पंजाब प्रांत में ये 90 गांव करने हैं, तो हमारे चंडीगढ़ विभाग में भी हमने 90 गांव करने का सोचा है। और इसके लिए हम लोगों ने मोहाली जिला के खड़गपुर खरड़ जो नगर है वहाँ से शुरुआत करने का सोचा है। खरड़ में आने वाले समय में हम अपना संगठन का कार्य शुरू जो हो चुका है उसको और भी प्रगति पर करेंगे और उसका विस्तार करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है। और ये पद संचलन के माध्यम से हम लोग ये बताना चाहते हैं कि चाहे नारी गृहिणी हो या वो किसी भी कार्य को कर रही हो प्रोफेशनल तौर पर भी, वो सभी जब संगठित होती है तो एक संगठित समाज उत्पन्न होता है जिससे राष्ट्र हित की बात होती है। तो एक मेरा प्रश्न हो रहा है कि जैसे डेली संघ शाखा होती है, क्या राष्ट्रीय सेविका समिति की भी साप्ताहिक शाखा या दिन में कोई शाखाएं? हाँ जी, जी, शाखाएं लगती हैं, हमारे धार्मिक मिलन भी होते हैं और उसी के माध्यम से आज जो आप देखेंगे बहनें संगठित हुई हैं, ये वही सारी शाखा में आती हुई बहनें, और जिन्होंने गुरु पूजन भी कर रखा है वो सारी बहनें आज संगठित हुई हैं। तो संघ शाखा में आपका जो प्रशिक्षण रहता है वो किस टाइप का रहता है? बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, क्या रहता है उसमें? मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास के लिए हम काम करते हैं। बच्चों को ऐसी गेम्स खिलाई जाती हैं जिनमें कि फिजिकल उनकी एक्सरसाइज भी हो, एक्सरसाइज भी हो, और मेंटल गेम्स भी होती हैं वो, और हम योगा वगैरह भी करवाते हैं उसमें। और करंट विषयों पर और जो राष्ट्र से जुड़े विषय हैं उन पर भी हम चर्चा करते हैं, जो कि तो मतलब मानसिक, और इस तरह से हमारा जो शाखा में है वो मानसिक, बौद्धिक और शारीरिक विकास होता है। बच्चियों को सुरक्षा, अपनी सुरक्षा के लिए सेल्फ डिफेंस के लिए भी हम सिखाते हैं, दंड यष्टि के प्रशिक्षण, जूडो कराटे वगैरह की ट्रेनिंग वो भी हम देते हैं, बच्चे जिस तरह के चाहते हैं। राष्ट्र सेविका समिति के जो वर्ग लगते हैं उन वर्गों में ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और यही चीज़ें फिर शाखा में भी बच्चे आके कंटिन्यू करते हैं। आप लोग ट्रेडिशनल को और आधुनिकता को कैसे आपस में संगम बना के उनको आगे लेकर जाते हैं? हाँ जी, सबसे ये खूबसूरत आपने सवाल पूछा, बहुत अच्छा, कि जो कहते हैं मॉडर्नाइजेशन नॉट इन द सेंस ऑफ वर्ड्स, कि सिर्फ एक शब्द नहीं है, क्योंकि अगर हम भारत को रियल सेंस में स्टडी करें तो वो आधुनिकता की चरम पर था। तो अपनी अगर हम हर चीज़ को अपनाना चाहेंगे तो वो आधुनिकता है। कोविड टाइम ने तो हमें एहसास करा दिया कि हमारी पहनने
रहने की, खाने पीने की जितनी भी प्रणाली रही है, जो हमारा सिस्टम रहा है, वो एकदम एडवांस्ड था। रादर हम बैकवर्ड हो गए। अब हमें जो हमारी जड़ें हैं वो बिल्कुल आधुनिक हैं, और इसीलिए जो दीदी ने बताया पंच परिवर्तन हमें जड़ों से जोड़ता है। अगर हम अपनी जड़ों से जुड़ेंगे तो हमसे आधुनिक कोई नहीं हो सकता। इवन जो हमारे अब वेपन्स बन रहे हैं वो हमारी अपनी रिसर्च के आधार पे बन रहे हैं, लोग हमें देख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी भारत से आधुनिक, क्योंकि भारत को जो भी हमारे ऋषि मुनियों ने सौंपा वो बिल्कुल पूरी रिसर्च के बाद सौंपा। अब छोटी सी उदाहरण लीजिए, एलोपैथिक मेडिसिन हैं, उनमें रोज नई जनरेशन आ रही हैं, पुरानी ऑब्सोल्यूट हो जाती हैं। लेकिन हमारे आयुर्वेद ने जो दवाइयाँ दे दी, उनमें से किसी दवाई को ये नहीं कहा जाता कि आज ये दवाई, इसका कोई नया आपके पास विकल्प आ गया है। मतलब रिसर्च इतनी सिरे की, इतनी एडवांस थी, तो आधुनिकता का तो चोली दामन का साथ भारत का रहा है।